जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। ये क्लास है हमारी भारतीय संविधान की, और संविधान की आज की क्लास में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस टॉपिक में हम एक ऐसे शब्द की बात करेंगे जो अक्सर करके लोग जब संविधान पढ़ते हैं या इंडियन पॉलिटी को जब पढ़ते हैं या कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अक्सर करके शब्द उनके सामने आता है। वो शब्द होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये शब्द आप लोगों ने खूब से सुना होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने ज़रूर से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। इसे सामान्य भाषा में संविधान का मूल ढांचा भी कहा जाता है। तो आखिरकार मूल ढांचे की अवधारणा क्या है, संविधान का मूल ढांचा क्या है, इसको आज हम जानेंगे। और इससे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि इसके इतिहास से लेकर के अब तक ये कहाँ से आया है। चलिए, सबसे पहले शब्द की अगर मैं बात करूँ, ये शब्द जो आप देख रहे हैं ये है बेसिक स्ट्रक्चर, यानी हिंदी में से कहते हैं मूल ढांचा या फिर मूल संरचना भी इसको कह सकते हैं। देखिए, संविधान का मूल ढांचा क्या है, तो देखिए स्पष्ट रूप से संविधान में इसके लिए कोई अलग से हम कहें कोई अनुच्छेद इसके लिए नहीं है जो आपको ये बताता हो कि आखिरकार संविधान का मूल ढांचा क्या है। ना ही स्पष्ट रूप से संविधान में इसकी कोई परिभाषा कहीं दी गई है कि साहब संविधान सभा ने परिभाषित कर दिया हो कि बता दो कि साहब मूल ढांचा ये होता है, ये आपको इसको समझ लेना है। ऐसा नहीं है। मूल ढांचे का मतलब है संविधान की आत्मा, यानी जहाँ एक और संविधान हमें संविधान में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन करने की शक्ति देता है, वहीं वो ये भी निर्धारित करता है कि आप संशोधन तो करिए संविधान में, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि संशोधन करते समय संविधान की जो आत्मा है उस पर कोई प्रहार नहीं होना चाहिए। आत्मा मतलब जो उसकी सोल है, सोल मतलब जो उसकी सोच है, जो उसके विचार है, जिनको लेकर के भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है, उसमें कोई छेड़छाड़ ना की जाए। इसी को हम कहते हैं संविधान का मूल ढांचा, उसका बेसिक स्ट्रक्चर, जिसका मतलब ये हुआ कि भारतीय सरकार अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करते हुए संविधान में संशोधन का अधिकार रखती है। सरकार मतलब हम संसद की बात कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन वही संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती, यानी कोई ऐसा बदलाव भारत की संसद भी नहीं कर सकती जो संविधान की आत्मा के खिलाफ चला जाए। अब ये मूल ढांचा कैसे आया है और उसकी व्याख्या किसने की है, उसी को आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये मूल ढांचा परिभाषित कौन करता है भारत में, या इसकी अवधारणा को दिया किसने है, तो इसको हमेशा आप ध्यान रखना, संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार होता है सर्वोच्च न्यायालय के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने ही समय समय पर अपने फैसलों के माध्यम से संविधान के मूल ढांचे का जो विचार है ये भारत के सामने रखा है। ठीक है, तो ये मूल ढांचे में एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्हीं बहुत सारी चीज़ों को आज हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं एक करके। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान मूल अधिकारों में संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं। अभी मैंने बताया कि संसद 368 का इस्तेमाल करके संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन जब संविधान में संशोधन कर सकती है तो क्या फंडामेंटल राइट जो है हमारे, उनमें भी संशोधन कर सकती है? ये सवाल जो है, इधर संविधान लागू हुआ 1950 में, उधर 1951 में ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गया कि क्या संसद फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट कर सकती है या नहीं। ठीक है, अब जैसे ही ये मामला पहुंचा तो इसके लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया गया, और जो केस था उस केस का नाम है शंकरी प्रसाद मामला। ठीक है,
तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाले केस में 1951 में ये केस आया, जिसमें ये पूछा गया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये बताएगा कि क्या संसद फंडामेंटल राइट में कोई भी संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा बिल्कुल, क्योंकि संसद सभी संविधान में परिवर्तन कर सकती है, संविधान के सभी हिस्सों में परिवर्तन कर सकती है, तो फंडामेंटल राइट में भी कर सकती है। और उसका परिणाम ये हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जब संसद समस्त संविधान में संशोधन कर सकती है तो फंडामेंटल राइट भी संविधान का हिस्सा है, उनमें भी करेगी। इसका परिणाम ये रहा कि पहला संविधान संशोधन आया, ठीक है, और उसमें जो संपत्ति के अधिकार की बात थी, ठीक है, उसको लेकर के चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट, जो मैं आपको बता रहा था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संशोधन की शक्ति है, ठीक है, जब वो पूरे संविधान में परिवर्तन कर सकती है तो मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट में भी परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला केस था 1951 में शंकरी प्रसाद मामले में, जब सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा गया क्या संसद फंडामेंटल राइट को भी कम या ज़्यादा कर सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, और ये एक महत्वपूर्ण फैसला था, ध्यान रखना। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो भी जो है कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है ना, वो भी आप देख लो। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधियां ही आती हैं, संवैधानिक संशोधन अधिनियम नहीं, यानी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो लॉ शब्द है उसमें संविधान संशोधन शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराकर भौतिक अधिकारों को संक्षिप्त कर सकती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक, या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर अगर संसद चाहे तो किसी भी फंडामेंटल राइट को समाप्त भी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है, दोनों ही बातें हैं। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। 1967 में गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पहले वाली स्थिति बदल ली। ठीक है, यानी उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो शंकरी प्रसाद मामले में अपना स्टेटमेंट दिया था कि फंडामेंटल राइट में भी संशोधन हो सकता है, यही बात जब 1967 में दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास आई गोलकनाथ मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना शंकरी प्रसाद वाला मामला जो था उसमें जो बयान जो अपना फैसला दिया था उसको बदल लिया और कहा कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर या अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है। सही है, यानी 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फंडामेंटल राइट में किसी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, मौलिक अधिकार में किसी भी प्रकार का कटौती या उसको वापस नहीं लिया जा सकता। अब आप बात समझो, यहाँ पे 51 में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, बदल सकते हैं, और 1967 में ये कह रहा है कि मौलिक अधिकारों में ना तो कटौती हो सकती है, ना ही किसी मौलिक अधिकार को वापस लिया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान की समय समय पर व्याख्या कर रहा है। ठीक है, गोलकनाथ मामले में 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की मतलब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें चेंज नहीं हो सकता, तो जब सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ चला गया, संसद के खिलाफ चला गया, तो संसद ने 24वां संविधान संशोधन लेकर के आए, और इसमें क्या हुआ कि इस अधिनियम ने अनुच्छेद 13 व 368 में संशोधन कर दिया और घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने व किसी मौलिक अधिकार को वापस करने की शक्ति है। बात समझे कि नहीं? अब आपको दोबारा से पूरी बात समझा देता हूँ। 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकते हैं। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकते। अब पहले ये संसद के पास अधिकार था और अब ये अधिकार को संसद से छीन लिया गया। कोर्ट ने कहा कि नहीं कर सकते, तो संसद से अधिकार छिन गया। संसद बड़ी है, इसीलिए संसद लेके आई 1971 में 24वां संविधान संशोधन और कहा कि संसद अगर चाहे तो किसी भी मौलिक अधिकार को कभी भी समाप्त कर सकती है। ठीक है, अब आगे देखो।
1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामले में अपने फैसले को ओवर रूल कर दिया, फिर से इसको बदला। ठीक है, इसने 24वें संविधान संशोधन 1971 की वैधता को बहाल रखा। यानी जो 1971 में जो 24वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी संविधान संशोधन को जिसमें कहा गया था कि संसद किसी भी फंडामेंटल राइट को वापस ले सकती है, उसको उन्होंने जारी रखा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है। साथ ही उन्होंने ये तो कहा कि संसद के पास ये अधिकार है कि चाहे तो उन्होंने ये भी कहा कि संसद के पास ये अधिकार है कि चाहे तो किसी भी फंडामेंटल राइट को या तो सीमित कर दे या खत्म कर दे। लेकिन इसके साथ साथ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इंपॉर्टेंट कहा कि संसद चाहे तो खत्म कर सकती है या सीमित कर सकती है, लेकिन वो परिवर्तन, वो जो चेंज होगा वो मूल ढांचे के खिलाफ नहीं होना चाहिए। फिर से वही बात आ गई कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप चाहो तो चेंज कर लो या चाहो तो खत्म कर दो, लेकिन वो चेंज संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार ना करता हो। तो यहां पर पहली बार जो है मूल ढांचे की बात आई है ना। यहां पर आप देख सकते हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सीमित कर सकती है अथवा खत्म कर सकती है, लेकिन एक नया सिद्धांत संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का दे दिया। ठीक है, साथ ही यह भी कहा कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आप संविधान में तो परिवर्तन कर सकते हैं, मूल अधिकार में भी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदला जा सकता, जो उसकी आत्मा है उसको नहीं बदला जा सकता। बात समझ रहे हैं? अब और थोड़ा सा इसको समझा देता हूं मैं। जैसे संविधान की मूल आत्मा क्या है? आज़ादी है साहब। हमने आज़ादी की इतनी लंबी चौड़ी लड़ाई लड़ी, उसके बाद आज़ादी प्राप्त करी। अब सरकार मान लीजिए फ्रीडम ऑफ स्पीच को समाप्त कर दे। बात समझ रहे हैं? बोलने का अधिकार, अनुच्छेद 19। तो बोलने के अधिकार कोई अगर संसद चाहे, कोई सरकार चाहे कि बोलने की आज़ादी को ही हम खत्म कर दें, क्योंकि हमारे पास 368 के अंतर्गत ये अधिकार है कि हम कोई भी चेंज कर सकते हैं, तो इस प्रकार का चेंज सरकार चाहे तो भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये मूल ढांचे के खिलाफ हो जाएगा। मूल ढांचा मतलब संविधान की आत्मा। और बोलने की आज़ादी नहीं थी हमारे पास अंग्रेजों के समय में, तभी तो हमने आंदोलन किया। बात समझ रहे हैं? तो अगर सरकार भी चाहे तो मूल अधिकारों को अपने मन से चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि वो मूल ढांचे के खिलाफ चला जाएगा। यही मूल ढांचा है जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो, इसका अर्थ यह हुआ कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती अथवा मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती जो मूल ढांचे से जुड़े हुए हैं। मतलब आप मूल अधिकारों को कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मूल अधिकारों को नहीं जो मूल ढांचे से जुड़े हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया आर्टिकल नंबर 19 या आर्टिकल नंबर 21 भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जीवन का अधिकार। अब सरकार जीवन का अधिकार ही छीन ले तो फिर संविधान रहेगा किसके लिए, जब सब लोग मर ही जाएंगे। तो बात समझ रहे हैं ना? तो ये है संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरा नेहरू गांधी मामले 1975 में पुनः पुष्टि की गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 39वें संविधान संशोधन 1975 के एक प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान को ताकतवर बना रहा है। कैसे बना रहा है कि 39वें संविधान संशोधन 1975 में यह नियम बना दिया गया कि अगर प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है, बात समझ रहे हैं, तो वो विवाद किसी भी कोर्ट में नहीं जाएगा, यानी सरकार उसे अपने स्तर से खुद ही सुलझा लेगी। ऐसा संविधान संशोधन कर दिया था इंदिरा गांधी ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कार्रवाई करी और इस प्रकार के संविधान संशोधन को कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल अगर कोई विवाद होता है तो हम यहाँ बैठे हैं और हम ही इसका अंतिम फैसला करेंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के परिवर्तन संविधान की मूल भावना पर चोट करते हैं। अगर सरकार अपने मन से संविधान को बदलने लगी तो फिर तो संविधान जिस सोच के साथ बनाया गया था वो तो खत्म ही हो जाएगा भाई। फिर तो आप अपने हिसाब से चेंज कर लोगे सारा का सारा। बात समझ रहे हो? तो ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। पुनः सुप्रीम कोर्ट द्वारा नव आविष्कृत इस मूल संरचना के सिद्धांत की प्रतिक्रिया में संसद ने 42वां संविधान संशोधन पारित किया। यानी यहां पर आप देख रहे हैं एक तरफ चल रही है सुप्रीम कोर्ट, एक तरफ चल रही है संसद। ठीक है, दोनों के अधिकारों में भिड़ंत और बीच में है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो
इन सबको बराबर बैलेंस करके चल रहा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप ऐसे मनमानी से चेंज नहीं कर सकते, तो संसद लेके आई 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इस समय पर जो है इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 368 को संशोधित करके यह घोषित कर दिया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। मतलब संसद जो परिवर्तन चाहे वो परिवर्तन कर सकती है। और यह भी नियम बना दिया कि इस प्रकार से संसद जो परिवर्तन करेगी उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब आप इस चीज को समझिए कि किस तरीके से संसद अपनी शक्ति को बढ़ा रही है और सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को कम कर रही है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संसद की पावर को लिमिट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट उन्हें ये बता रहा है कि आप ये परिवर्तन नहीं कर सकते। तो संसद ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट की पावर को ही कम कर दिया और कहा कि जो भी हम विधायी परिवर्तन करेंगे, विधायी परिवर्तन का अर्थ हुआ कि कानून में जो भी हम बदलाव करेंगे उन बदलावों को सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता, चाहे वो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से ही जुड़े क्यों ना हो। आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट और जो हमारी संसद है, कैसे उसमें जो है टसल चल रहा है, दोनों एक दूसरे से भिड़े जा रहे हैं अपनी पावर को लेकर के, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी पावर के लिए काम नहीं कर रहा है, वो संविधान को बचाने के लिए काम कर रहा है। ये बात आपको यहाँ समझनी होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में इस प्रावधान को अमान्य कर दिया। फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ऐसे मनमानी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान ही नहीं है। जब आप यही कह दोगे कि कोई कानून जो हमने बना दिया वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कैसे करेगा, न्यायिक समीक्षा कैसे करेगा? और न्यायिक समीक्षा ही नहीं कर पाएगा तो फिर तो आपके मन में जो आए वो आप करिए, फिर तो आप जो कानून बनाना चाहो बना दो। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि अगर कोई सरकार ने कानून बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करके उसकी व्याख्या कर सकता है कि ये संविधान के अनुसार सही है या नहीं। अगर सही है तो बना रहेगा और नहीं है तो खत्म हो जाएगा। तो इस पावर को छीन लिया सुप्रीम कोर्ट की। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 1980 में इस प्रावधान को अमान्य कर दिया और कहा कि यह संविधान की मूल विशेषता है और अनुच्छेद 368 से संबंधित मूल संरचना के सिद्धांत पर इसको लागू किया जाएगा। यानी कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता जो मूल संरचना को नुकसान पहुंचाए, मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाए। बात समझ में आ रही है किस तरीके से काम हो रहा है? क्योंकि संविधान ने संसद को सीमित संशोधनकारी शक्तियां दी हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप जो चाहोगे वो चेंज कर लोगे, सीमित शक्तियां हैं। इसलिए उस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद इसे चरम अथवा निरंकुश सीमा तक नहीं बढ़ा सकती। आप मनमानी नहीं कर सकते। वास्तव में सीमित संसद को संशोधनकारी शक्ति संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। ठीक है, यानी संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है, लेकिन मनमाना संशोधन करने का अधिकार संसद के पास भी नहीं है। अगर संसद ऐसा करेगी तो सुप्रीम कोर्ट फिर इसमें बीच में आ जाएगा। अतः इस शक्ति की सीमाबद्धता को नष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में संसद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधनकारी शक्ति को विस्तारित व निरस्त करने का अधिकार हासिल नहीं कर सकती। यानी संसद जो चाहे वो नहीं कर सकती, अथवा संविधान को रद्द अथवा इसकी मूल विशेषताओं को भी नष्ट नहीं कर सकती। मतलब ऐसा नहीं कि संसद जो चाहे वो कर ले और सब लोग देखते रहेंगे, नहीं। ये संविधान की विशेषता है कि हमने यहाँ पर किसी एक को भी अल्टीमेट पावर नहीं दी है। पुनः वामन राव मामले 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 अथवा केशवनाथ भारती फैसले के दिन के बाद अधिनियमित संविधान संशोधन पर लागू होंगे। यानी इसका मतलब ये है कि देखिए कुछ भी हो जाए, आप मूल ढांचे पर प्रहार नहीं कर सकते। चाहे सरकार ये चाहे, संसद ये चाहे कि हम पूरा का पूरा संविधान बदल डालें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। अब जैसे अभी की मैं आपको बात बताऊं, अब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है इलेक्शन के टाइम पर चिल्लाते रहते हैं कि अरे संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, है ना, न्यूज़ चैनल वाले और वैसे भी, है ना, खासकर यूट्यूब पर ऐसे जो चैनल बने होते हैं फर्जी वो ऐसी न्यूज़ बहुत चलाते हैं कि संविधान बदल देगी सरकार, संविधान बदल देगी। ये मूर्खतापूर्ण बात है, उन्हें संविधान का ज्ञान ही नहीं है। एक्चुअल में संविधान में संशोधन होना एक प्राकृतिक चीज़ है, तो होता ही है, नॉर्मल है। लेकिन कोई भी संविधान संशोधन ऐसा नहीं किया जा सकता जो उसकी मूल भावना को ही समाप्त कर दे, है ना। अब सरकार कोई सी भी आ जाएगी, भाई सरकार क्या कर सकती है? हम कह रहे हैं कोई भी सरकार आ जाए, अधिकतम से अधिकतम क्या कर सकती है? वो सरकार अधिकतम से अधिकतम ये कर सकती है कि साहब बहुमत में आ जाएगी साहब, है ना। मान लो कोई सरकार 400 सीटें ले आई, तो भी वो ऐसा नहीं कर सकती कि संविधान को फाड़ के फेंक दे। क्यों?
क्योंकि जैसे ही वो ऐसा करने का प्रयास करेगी, बीच में आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, है ना। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है संविधान का संरक्षक। ठीक, तो सरकार कोई कितनी भी पावरफुल हो जाए, इंदिरा गांधी से ज़्यादा पावरफुल थोड़ी हो जाएगी। तो इंदिरा गांधी ने भी संविधान में बहुत बदलाव करने का प्रयास किया, लेकिन अंत में वो सब समाप्त हुए और अंत में जीत किसकी हुई? हमारे सुप्रीम कोर्ट, या हम कहें भारतीय संविधान की। तो ये जो पूरा का पूरा मामला था, इसी को हम कहते हैं साथियों संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछिए, ठीक है। इसके अलावा देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो पीसीएस की, आरओ की, या फिर बीईओ की, या फिर यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की, या फिर उत्तराखंड पीसीएस की, तो सभी के लिए हमारे पेड बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं। बिहार पीसीएस के भी पेड बैच हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, जिनको लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमसे कॉल कर सकते हैं, जिसमें हम आपको पर्सनल गाइडेंस देंगे। पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर, सारा का सारा जीएस, सब कुछ आपको एक ही जगह मिलेगा। आपको बाहर से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो किसी भी बैच को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।